तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में बेसिक आइडिया इसका रखेंगे रिफ्रैक्शन का। ऐसे हम जिस तरीके से पढ़ते आए हैं हमको ऐसे भी बहुत सारी जानकारी रिफ्रैक्शन के बारे में पहले से है, तो हमको कोई परेशानी इसमें आएगी नहीं, तो हम डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन में सबसे पहली बात है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तुम जानते हो जैसी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उसकी वेलोसिटी बदलेगी, लेकिन वेलोसिटी बदलेगी और क्या बदलेगा? वेवलेंथ। लेकिन क्या नहीं बदलेगा? फ्रीक्वेंसी। लिखो when light changes medium, velocity and wavelength will change. Velocity and wavelength will change, but there will be no change in frequency. There will be no change in frequency. अब उसके नीचे लिखना फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी है। इसी को ध्यान में रख के बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ से तुम लाइट को लेके आते हो, ये तुम नॉर्मल यहाँ बनाते हो। अब ऊपर में कोई मीडियम है जिसका नाम मान लो तुमने μ1 दे दिया, उधर यहाँ पे μ2 है। ये हमारे लिए रेडर है और नीचे वाले को सपोज करो तुमने कह दिया कि ये हमारे लिए डेंसर, ऐसा हमने माना। रेडर से डेंसर लाइट जो है टुवर्ड्स नॉर्मल इस तरीके से आती है, ये सब हम पहले से जानते हैं। ये एंगल I होता है, ये एंगल R होता है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइट की आने की स्थिति है और लाइट को यहाँ से ये जाने की स्थिति है, इसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। अल्टीमेट जो टारगेट है हमारा वो है स्नेल्स लॉ लिखने का। तो हम स्नेल्स लॉ कैसे लिखेंगे? जिधर का म्यू उधर का एंगल लिखना चाहिए। तो मैं यहाँ से स्नेल्स लॉ लिखूँगा ऊपर के लिए, तो जिधर का म्यू उधर का एंगल, तो μ1 उधर का साइन I लिखूँगा। फिर नीचे का म्यू नीचे का एंगल लिखा जाएगा, तो μ2 साथ में साइन R। ये बिल्कुल आसान है, हम इसकी प्रैक्टिस पहले से ही करते हुए आए हैं। अब ज़रा सोच के देखो, अब चूंकि ये प्रोडक्ट बराबर है, तो बड़ा सिंपली तुम कह सकते हो अगर μ1 जिसका कम होगा, μ1 अगर कम होगा, तो सोचो μ1 अगर कम होगा, और आराम से पहले तो देख लो दोनों प्रोडक्ट बराबर है, μ1 कम है और μ2 मेरा ज़्यादा है, μ1 कम है और μ2 मेरा ज़्यादा है। तो जिधर का, चूँकि ये दोनों प्रोडक्ट हैं, तो अगर μ1 कम होगा तो साइन I में I को क्या होना पड़ेगा? आराम से सोच के देखो, मैंने इधर μ1 को कम कर दिया और प्रोडक्ट बराबर है। अरे अगर मेरे पास इसको ज़्यादा होना पड़ेगा ना, इसको ज़्यादा होना पड़ेगा ना, है ना, दोनों को इक्वल है, तो इसके लिए इसका मतलब I को ज़्यादा होना पड़ेगा। जिधर इसका मतलब तुम जरा उल्टा सोचो, अभी तुमने कहा कि μ2 ज़्यादा है, μ2 ज़्यादा है मतलब R को कम होना पड़ेगा। R को कम होने के लिए R नॉर्मल, क्योंकि सारा एंगल तुम नॉर्मल से मापते हो, तो R को यहाँ कम होना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब लाइट रेडर से डेंसर जाएगी तो कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि जब रेडर से डेंसर जाएंगे तो डेंसर का μ2 ज़्यादा होता है। चूँकि ये बीच में साइन इक्वल का है, तो अगर μ2 ज़्यादा होगा तो साइन R को कम होना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। इसके लिए कोई टेंशन वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, लिख सकते हो इसमें, आराम से लिख लो, आराम से लिख लो। चूँकि प्रोडक्ट इक्वल है, μ1 R1 इक्वल्स टू μ2 R2 कह सकते हो। कोई भी एंगल का नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R दिया है। अगर मेरा म्यू ज़्यादा है तो एंगल को तो कम होना ही पड़ेगा। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इसमें कोई टेंशन नहीं है अपने को। आओ आगे की बात करते हैं, इसको समझते हैं क्या कहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब मुझे इसी स्नेल्स लॉ को वेलोसिटी के टर्म में लिखने के लिए कभी कभी कहा जाता है, इसी स्नेल्स लॉ को वेलोसिटी के टर्म में लिखने के लिए कहा जाता है। लिखो म्यू इक्वल्स टू c/v, इसके ऊपर सवाल है मेरे पास, म्यू इक्वल्स टू c/v, ये अपने को पता होना चाहिए। म्यू इक्वल्स टू c/v, गौर से देखो,
म्यू एक्चुअली में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी। अगर तुम मजे से सोचो तो सी हमारे लिए वैक्यूम में स्पीड है और वी कहाँ है, मीडियम में स्पीड है। अच्छा, इसका मतलब ऊपर भी अगर यूनिट की बात करोगे तो ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, यूनिट क्या होगी, कुछ भी नहीं। यानी कि कुल मिला के हमारे पास म्यू की कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो म्यू के लिए मुझे यूनिट की टेंशन है नहीं। अब जरा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है μ1 sin i और यहाँ लिखा हुआ है μ2 sin r, इसको जैसे टर्म तुम्हारे पास ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास μ1 sin i इक्वल्स टू लिखा हुआ है तुम्हारे पास μ2 sin r। इसमें से तुम म्यू के जगह सी बाई वी लगा के देखो इक्वेशन क्या बन सकता है। म्यू के जगह सी बाई वी लगाओ, इक्वेशन क्या बन सकता है देखो, और वेलोसिटी के साथ यहाँ से रिलेशन फाइंड करो साइन आई अपॉन साइन आर का। आराम से देखो क्या ऐसे सोच सकते हैं, म्यू बराबर सी बाई वी, तो μ1 के जगह पे सी अपॉन वी1 लिखना चाहिए और यहाँ पे बात आएगी साइन की, और μ2 की जगह लिखना चाहिए सी अपॉन वी2 और यहाँ पे बात आ जाएगी साइन आर की। ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो ज़रा सोच के देखो, अगर मैं यहाँ से साइन आई अपॉन साइन आर बोलूँगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सोचो, v1 अपॉन वी2, ये बन जाएगा मेरा v1 अपॉन वी2। बन रहा है क्या, साइन आई अपॉन साइन आर मेरा v1 अपॉन वी2, और इसके ऊपर खूब बात होती है। तो या तो तुम इसमें म्यू के रिगार्डिंग बात कर दो या फिर किसके रिगार्डिंग बात कर दो, वेलोसिटी के रिगार्डिंग बात कर दो, दोनों से रिलेशन आ जाता है। अच्छा, हमसे पूछ रहा है वही बात, पुरानी बात, रिफ्रैक्शन में क्या क्या होगा, तो रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी बदलेगी, रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ बदलेगा, तुमको आता है, पहले लिखा चुका हूँ, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी है। तो आओ जरा फ्रीक्वेंसी को भी यहाँ लेके आते हैं। अगला टॉपिक हेडिंग डाल दो छोटा सा, डिस्कशन ऑन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। डिस्कशन ऑन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, अगले टॉपिक पे आ जाइए। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, कैसे समझ सकते हैं उसको, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को। जरा सोचो, मैं जानता हूँ v इक्वल्स टू होता है एफ लेमडा, जानते हो ना, v इक्वल्स टू एफ लेमडा, कोई कहते हैं f को न्यू भी कहते हैं, वो कहते हैं v इक्वल्स टू न्यू लेमडा, हम न्यू f कुछ भी बोलिए, v इक्वल्स टू एफ लेमडा। मैंने फ्रीक्वेंसी को f से लिखा है क्योंकि कॉपी में v और न्यू एक जैसा लगता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। अब चलिए, अब चूंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं करे, तो जो हाल v के वही हाल लेमडा के, मानते हो ना, जो हाल v के वही हाल लेमडा के, और v और लेमडा का हाल चूँकि सेम है, और हम देखो यहाँ पे कह सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, तो यहाँ पे तुम सिमिलरली तुम कह सकते हो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, और इसके ऊपर बात होती है। देख सकते हो क्या, तो तुम यहाँ से देखो, सिंपली यू कैन से v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। सबको कंक्लूड करके देखो एक साथ, तो तुम कह सकते हो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू, फिर इसको कह दो तुम v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। जो तुम्हारी इच्छा हो आप इसको आराम से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। अब इसमें इसने क्या बोला है, अब इसने म्यू के साथ रिलेशन पूछा है, म्यू के साथ रिलेशन, म्यू के साथ रिलेशन कैसा होगा भाई, म्यू के साथ रिलेशन, आओ जरा समझते हैं इसको, म्यू के साथ क्या कहा जा सकता है। अब देखो, सिंस म्यू बराबर में क्या, देखो इन सब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इनको आराम से घेर घेर के लिखना, नहीं तो ये एक साथ लगेगा तुमको हौच-पौच चल रहा है। अब मैं बात करना जा रहा हूँ म्यू के लिए, तो तुम लिख सकते हो म्यू के साथ रिलेशन। तो देखो, म्यू बराबर तुम जानते हो सी अपॉन वी, तो तुमको देखने से क्या लग रहा है कि यहाँ सी तो चलो कांस्टेंट है, तो मैं अगर यहाँ से μ1 अपॉन μ2 कहीं लिखना चाहूँगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, v2 अपॉन v1, μ1 अपॉन μ2 को लिखना पड़ेगा v2 अपॉन v1, या दूसरा स्टाइल जहाँ पर v1 अपॉन v2 लिखा है वहाँ पे मुझे लिखना चाहिए μ2 अपॉन μ1, उल्टा है ना, रेसिप्रोकल जैसा लग रहा, उल्टा है। तो ओवरऑल रिलेशन मेरे पास क्या आएगा तुम बताना मुझे। अगर मैं μ2 अपॉन μ1 लिखना चाहूँगा तो मैं यहाँ लिखूँगा v1 अपॉन v2
जो हाल वेलोसिटी के वही हाल लेमडा के, जो हाल वेलोसिटी के वही हाल लेमडा के, तो जहाँ v1/v2 लिखा है वहाँ पे लेमडा 1/λ2 हो जाएगा कि नहीं। तो अगर मान लो मैंने अगर ऐसा लिख दिया कहीं पूरा एक साथ, अगर मैंने लिखा μ2/μ1 इक्वल्स टू v1/v2 इक्वल्स टू लेमडा 1/λ2, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कह सकते हैं। तो अल्टीमेटली स्नेल्स लॉ तो बच्चों को पता होता है कि चलो μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r, बट म्यू कैन बी रिप्लेस्ड विथ वेलोसिटी एज वेल एज लेमडा। अब इन दोनों के फॉर्म में म्यू को कन्वर्ट करा जा सकता है, सही है। तो ये चीज़ हम बड़े आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। जैसे अपन वेलोसिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी की बात होती है, यहाँ पे भी जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी रिलेटिव चलता है टर्म। जैसे यहाँ पे 2-3 चीज़ तुम समझ लो, लिखने का स्टाइल तुमको बताता हूँ। इसको मिटा दूँ, इसको मिटाइए। यहाँ पे रिलेटिव यहाँ पे भी चलता है। जैसे देख लो मेरे पास लिखा हुआ है म्यू ग्लास वाटर, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है म्यू, यहाँ लिखा हुआ है ग्लास, यहाँ लिखा हुआ है वाटर, म्यू ग्लास वाटर। इसका मतलब अब की बार तुम म्यू ग्लास का कंपेयर कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास का म्यू वाटर के रिस्पेक्ट में, तो इसका लिखने का स्टाइल क्या हो जाएगा, म्यू ग्लास और नीचे क्या लिखोगे, म्यू वाटर, कंपेयर करा जा रहा है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू ग्लास ऊपर में भी डब्ल्यू लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैं तो ऐसे लिखूंगा म्यू जी यहाँ पे डब्ल्यू, अरे कोई बात नहीं, लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिखो। लेकिन तुम देखो एक चीज़, जिसका म्यू तुमने लिखा है ना ग्लास का, तो उसको हमेशा तुमने एक ही जगह लिखा है, बाकी डब्ल्यू को इधर उधर कर रहे हो, लेकिन तुमने ग्लास को लिखने का स्टाइल, ग्लास हमेशा म्यू के बगल में लिखा है ना, इसको तुमने चेंज नहीं किया, तो लिखने का स्टाइल है। तो म्यू को रिलेटिव भी कहा जा सकता है, रिलेटिव किसी के की रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। ऐसे भी जब अपन म्यू लिख रहे हैं, म्यू मान लो हमने ग्लास का लिखा और कुछ भी नहीं लिखा, तो किससे कंपेयर किया, एयर के साथ, एयर के साथ कंपेयर किया। जैसे तो किसी ने कहा कि म्यू ग्लास होता है 3/2, एक्चुअली में वो लिखा है म्यू ग्लास, ऊपर में लिखा है एयर, तो वो लिखा है म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर। म्यू ग्लास तो 3/2 होता है, लेकिन म्यू एयर 1 होता है, दैट्स वाई इसको लिखने में अब नीचे 1 होता है, इसलिए सिर्फ म्यू जी लिख के काम चलाते हैं। क्या रिलेटिव जैसा नहीं लग रहा तुमको? कार की वेलोसिटी है ना 100 km/h है, सीधा हमने कह दिया वेलोसिटी ऑफ कार, मतलब हम वहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल रहे होते, बिल्कुल रिलेटिव चल रहा होता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात यहाँ से नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो छोटे छोटे सवाल से इसकी शुरुआत करते हैं, इसको समझते हैं। लिखो तो पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट gets refracted from water to air as shown in figure, water to air as shown in figure। डायग्राम दूंगा, उसके अकॉर्डिंग बात करना। देखो वाटर का जो हमारे पास म्यू होता है, बताए कितना होता है 4/3, ग्लास का कितना होता है 3/2। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अपने को पता होती हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हमेशा इसी के नॉलेज पे लिखें। मोस्ट ऑफ द टाइम में तुम्हारे को क्वेश्चन में वो देंगे, नहीं दिया तो ठीक है इतना ले लेंगे, लेकिन दिया तो जो दिया है वैल्यू वही रखना है। तो अपने पास एक सिचुएशन गिवन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करनी है। देखो ये ऐसी कहानी है, ये नॉर्मल है, लाइट यहाँ से नीचे वाटर है और ऊपर में एयर है।
जब नीचे वाटर ऊपर एयर, मतलब नीचे क्या है, डेंसर। सुनना ध्यान से, लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तब ये, अच्छा कुछ नहीं होता तो लाइट कैसे जाती है, ऐसे जाती कि नहीं, लेकिन अभी वो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। लाइट जब डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल भागती है, तो हमने थोड़ा उसको नॉर्मल से दूर भगा दिया, तो ये वाला हमारा एंगल कुछ बन के तैयार होके आएगा। तो ये वाला एंगल जो होगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सही है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्वेश्चन में गिवन है साइन इनवर्स 3/5। जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो गिवन है साइन इनवर्स 3/5। ये है साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब करो आगे। एंगल आर अपने को पता नहीं है, हमसे पूछा है फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। म्यू की वैल्यू वाटर है तो म्यू कितना रखोगे, म्यू रखोगे 4/3, और एयर है तो इसके लिए म्यू कितना रखोगे 1। हमसे ये वैल्यू इसने पूछी है, हमसे पूछिए कि बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। बेसिक आइडिया है अभी सवाल को, तो अब आराम से लाइटली शुरू किया है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे इसका लेवल। देखो क्या है मामला। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि जिधर का म्यू उधर का एंगल, यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ। तो देखो मैं लिखूँगा म्यू वाटर यानी कि म्यू डब्लू, और यहाँ से लिखूँगा साइन आई इक्वल्स टू लिखूँगा म्यू एयर, यहाँ से लिखूँगा म्यू एयर और ऊपर जाएगा साइन आर। अब ज़रा सोचो, म्यू डब्लू तो चलो ठीक है 4/3, अब साइन आई, अरे आई हमारा साइन इनवर्स 3/5 है, तो आई हमारा एंगल एक्चुअली क्या लिखा हुआ है 3/5। तो हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं साइन आई के जगह पे क्या लिखोगे 3/5। सोचो आई हमारा साइन इनवर्स 3/5 है, तो आई के जगह पे क्या लिखूंगा, साइन आई के जगह पे 3/5, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन आई के जगह पे डायरेक्टली यू कैन पुट 3/5 एंड म्यू एयर इज 1 एंड हियर इट इज साइन आर, साइन आर। अब यहाँ पे 3 से 3 चले गए तो तुम कह सकते हो कि जो साइन आर की वैल्यू है वो आ गई 4/5, तो आर इज साइन इनवर्स 4/5, यही ये पूछ रहा है। या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि जब 4/5 आ जाए तो आर की वैल्यू कितनी आ सकती है, लगभग 53 डिग्री। ठीक है, 53 डिग्री कह सकते हो मज़े से। ठीक है, तो आपको जैसा ठीक लगे आप आंसर दे सकते हैं। चलो अब सवाल थोड़ा दूसरे फॉर्मेट से करते हैं, अगला सवाल करते हैं। एक ये बात समझ में आ गई तो इजी था। बस देखो क्या कह रहा हूँ मैं, जिधर का म्यू उधर का एंगल लिखना है। कि अगर तुमने इधर का म्यू लिया तो इधर का साइन के साथ इधर का एंगल लेना। और सुनो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम कितनी बार लगा सकते हो, जितनी बार ये बाउंड्री सेपरेट हो ना उतनी बार स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। अपने को तो प्रिज्म याद है, हम तो प्रिज्म वगैरह सब पढ़ चुके हैं। अपने को याद है लाइट मान लो ऐसे गई, ऐसे आ गई और ऐसे चली गई, एक बार रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे, एक बार रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे। जितनी बार मीडियम चेंज होगा ना उस बाउंड्री पे तुम स्नेल्स लॉ लगा देना। और स्नेल्स लॉ लिखने का स्टाइल, बाहर का म्यू बाहर का एंगल, अंदर का म्यू अंदर का एंगल, सेम स्टाइल में लगता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अगला स्टाइल, अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। लिखो, एक सवाल है मेरे पास, कह रहा है फाइंड स्पीड ऑफ लाइट in medium A. Find speed of light in medium A. If speed of light in medium B is c/3. c क्या है समझते हो ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। ठीक है,
अब कह रहा है कि लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, मेकिंग 45 डिग्री and 60 degree angle respectively, making 45 degree and 60 degree angle respectively। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है इसलिए लैंग्वेज लिखाया पूरा। इस क्वेश्चन में लैंग्वेज से ही बात पकड़नी है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डायग्राम खुद से बनाओगे तब बात समझ में आएगी। देखो क्या कह रहा है, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज c/3। अच्छा ठीक है, अब एक दिक्कत ये है कि मीडियम बी में स्पीड ऑफ लाइट तो c/3 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे एक कहानी कह रहा है हमसे कह रहा है कि लाइट रिफ्रैक्ट फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। लाइट रिफ्रैक्ट फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। ओके चलो डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये नॉर्मल है और लाइट रिफ्रैक्ट करा रहे हो तुम मीडियम ए से लेके मीडियम बी में, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए हमसे इसने पूछ दिया है। हमको पता ही नहीं है कि मीडियम ए में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। तो जब अपने को स्पीड ऑफ लाइट नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा कि कौन रेयरर है कौन डेंसर है? नहीं पता चलेगा ना। लेकिन एक हिंट दिया है, कहा है पहला एंगल 45, ये देखो हिंट समझो, पहला एंगल 45 और दूसरा एंगल 60, इसका मतलब यही डेंसर है। सोच के देखो। और ये क्या है? रेयरर। बात क्लिक हुई क्या? अरे एंगल आर ज़्यादा कब होगा? जब ये भाग जाएगा दूर, और रेयरर से डेंसर जाते हैं तभी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाते हैं। तो इतना तो क्लियर है कि ऊपर वाला ही डेंसर है। ऐसा अपने को अभी यहाँ से लग रहा कि नहीं लग रहा? एंगल बढ़ता है तब नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। अगर मान लो हमने यहाँ, अगर मैंने सिचुएशन ऐसा सोचा, यहाँ से ऐसे सोचा, अगर हमने ऐसा सोचा, देखो अब यहाँ से लाइट को 45 पे इंसिडेंट कराया और कह रहा है कि ऊपर का एंगल 60 बन गया। मान लो नीचे से तुमने 45 का इंसिडेंस कराया और ऊपर का एंगल 60 बन गया, तो सोच के देखो ये 45 और ये 60 कब बनता? जब ये नॉर्मल से दूर भागता। तुम ये भी सोचना छोड़ो नॉर्मल रेयरर डेंसर की टेंशन छोड़ो। डायग्राम ऐसे बनता तो ऐसा दिखता कि नहीं दिखता? अच्छा अब आगे की बात करते हैं। इसने कहा है स्पीड ऑफ लाइट मीडियम ए में बताइए, और पहला हमारा ए है, दूसरा हमारा बी है। तो इसके लिए म्यू मान लेता हूं मैं, म्यू नंबर ए, और इसके लिए म्यू कह देता हूं म्यू नंबर बी। अब कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। तो स्नेल्स लॉ क्या कहेगा? म्यू ए साइन 45 इक्वल्स टू म्यू बी और साथ में साइन 60। अच्छा सवाल में हमसे इसने म्यू पूछा ही नहीं है, हमसे तो इसने स्पीड की बात कर दी। तो देखो स्पीड कैसे लिखूंगा, अपने को पता है c/va, फिर साथ में साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल्स टू म्यू बी c/vb और साइन 60 √3/2। लिख सकते हैं क्या? बस यही पूछा, इतना कर दो बात बन जाएगी। साइन, ये ज़्यादा बड़ा रूट ले लिया, करो फटाफट। अब वेलोसिटी इसने पूछी है, एक वेलोसिटी दे रखा है। क्या कहा इसने कि जब तुम बी में जाओगे तो वेलोसिटी c/3 आएगी, बी में जाओगे तो वेलोसिटी c/3 आएगी।
कितना आया? रूट सी बाई रूट 2c आएगा। देखिए कैसे आएगा। देखिए ये VB के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कहा है कि आप VB की टेंशन मत लीजिए, VB आपका c/3 है, तो VB के जगह पे मैं यहाँ रेड पेन से लिख रहा हूँ c/3। तो c से c कैंसिल कर दूंगा, ये 3 ऊपर चला गया तो क्या हो गया, ये 3 ऊपर चला गया तो क्या होगा 3√3। और देखो ना इस रूट से इसको काट दोगे, ये क्या बचेगा √2 बचेगा ना। और तुमसे क्या पूछा हुआ है VA, बस आ गया, तुमसे पूछा है VA, सही है क्या। तो VA की वैल्यू क्या आ गई, आंसर क्या आया √2c 3√3 √2c। देखिए √2c और यहाँ ये 3√3, ये वैल्यू आ गई। थोड़ी मजबूत टिकाऊ जैसी वैल्यू है लेकिन सही है, सही है। तो अब तुम वो रेयर डेंसर भी नहीं सोचना पड़ा अपने को, तो बस इसने बात बताई, हमने चिपकाया, आंसर आ गया। तो म्यू से वेलोसिटी तक पहुंचना पड़ेगा। तो म्यू से वेलोसिटी तक पहुंचने का तरीका बहुत आसान है, म्यू इक्वल्स टू c/b। c दोनों तरफ सेम था इसलिए यहाँ भी c रखा, यहाँ भी c रखा। हाँ वेलोसिटी डिफरेंट है तो यहाँ va और यहाँ vb रखा, और उस vb की वैल्यू हमने c/3 चूँकि इसने क्वेश्चन ने कहा था, सही है। अब चलो आगे और सवाल करा जा सकता है, और चीज़ें सोच सकते हैं इसमें। मान लो अब हमने 3-4 मीडियम रख दिए, 3-4 मीडियम रख दिए पैरेलल, तो क्या कहानी बनेगी उसको देखते हैं। एक ऐसा बॉक्स बनाया इस स्टाइल का और इसको सेपरेट कर दिया। मान लो कुछ ऐसा कर दिया, इस तरीके से कर दिया। सारी लाइंस पैरेलल है, ज़्यादा हो गया तो कम कर सकते हैं, बात समझो, कर सकते हैं ना, कितने भी कर सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लो 3-4 तरह का म्यू ले लो, यहाँ ले लो μ1, यहाँ ले लो μ2, यहाँ ले लो μ3। अब ज़्यादा मतलब थोड़ा कम कर लो, हाँ चलो μ3 ले लो, ज़्यादा तो क्या है, बात वही है, आंसर वही आना है। देखिए ऐसा कर लीजिए, यहाँ ले लो μ1, यहाँ ले लो μ2, यहाँ ले लो μ3, यहाँ ले लो μ4 और यहाँ ले लो μ5। बहुत हो गया। अब क्या करो, लाइट को पहले फेज से इंसिडेंट कराओ, लाइट को पहले फेज से इंसिडेंट कराओ और लाइट को बाहर निकालो। पहले फेज से इंसिडेंट कराओ, लाइट को बाहर निकालो, और तुम मुझे बता दो यहाँ पे स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा। मैं तुमको ये लगाना सिखाता हूँ, जरा समझ के देखना, एक एक चीज़ समझना। तुम देखो पहले लाइट आई, अब देखना, अब μ1 और μ2 बाहर तो एयर है, एयर से मीडियम में, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, आराम से एक एक लाइन समझो। डायग्राम बना लो, फिर शांति से देखना। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना, एक एक लाइन बड़ा तो समझ में नहीं आएगा। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाओ, फिर एक एक चीज़ करके समझना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हमसे पूछा है स्नेल्स लॉ अलग अलग स्टाइल में, स्नेल्स लॉ यहाँ कैसे लगा सकते हैं, स्नेल्स लॉ कैसे लगाएं। सही है, बनाओ। देखो यहाँ से अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि लाइट थोड़ा सा बेंट होके इसके पास आ रही है और एक नॉर्मल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ईमानदारी से बताना, ये एंगल मेरा I था, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये क्या बनेगा R1, और इसके क्रॉसपोंडिंग ये एंगल कौन सा बनेगा R1 बनेगा क्या, सोचो। R1 दिख रहा है ना। अब जरा देखो, अब ये लाइट यहाँ पे आई, अब ये लाइट यहाँ पे आई, अब ये यहाँ से इसके नीचे आई, सपोज करो लाइट ऐसे आ गई, ऐसे लाइट आ गई। कुछ लाइट किसी तरीके से आ सकती है। अपने को यहाँ पे ये नहीं पता कि कौन रेयरर है कौन डेंसर है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग एंगल डाल सकता हूँ। मैं ऐसे बनाऊँ, मेरी मर्जी, मैं इसको बनाऊँ, मैं इसको टेढ़ा कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस समझने के लिए देखो बात को। एक नॉर्मल यहाँ पे डालूँगा क्या। अब ईमानदारी से बताओ, क्या ये एंगल कितना बोलोगे, ये एंगल क्या ये R1 बोलोगे? बिल्कुल नहीं बोलोगे, क्योंकि R1 का खेल तो ऊपर ही खत्म है, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसको R1 मत बोलो, इसको R2 बोल दो। मेरे पास क्वेश्चन है, इसको समझो क्या कहना है। अलग अलग एंगल का नाम होगा ना भाई। देखो पहला रिफ्रैक्शन R1 के साथ खत्म है, अब इसका नाम तुमने कह दिया
अब इसका नाम तुमने कह दिया R2, तो ये हो गया तुम्हारा R2। अच्छा, इसके R2 होने से ये Z बन रहा है, तो ये वाला सेक्शन कितना जाएगा? R2। R2 बड़ा खास है, समझो R2 कैसे खास है। R2, ये वाला जो R2 है, ये पहली बात तो यहाँ से आया और ये यहाँ पे टकराया, ठीक। तो यहाँ से आके यहाँ पे ये एक ही मीडियम है, ध्यान रखना, ये एक ही मीडियम है, समझ रहे हो क्या? अब देखो, अब ये R2 आया और अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे ले आऊँ, ला सकता हूँ ना, और ये एंगल यहाँ से ऐसे बना सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। अब R2 का काम ख़त्म है, ये बनेगा मेरा लिए R3 और उसके बाद ये कितना बनेगा? R3 ही बनेगा, क्योंकि ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर Z बन रहा है ना, Z है, एक ही मीडियम है बिल्कुल। और उसके बाद से ये देखो, ये लाइट ऐसे आई थी और ये सरफेस और ये सरफेस पैरेलल है, तो इस लाइट को ऐसे ही जाना पड़ेगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। कौन से? ये वाले और ये वाले। ये R3 है, ये R3 है, तो ये R3, तो लाइट बाहर कैसे निकालोगे तुम? किसी दूसरे एंगल से। माना इसका नाम R4 है। क्या हम ऐसे बात कर सकते हैं? आराम से डायग्राम बना लो, आराम से समझो। लाइट की एंट्री I एंगल पे हुई है और लाइट चली गई है R4 से, और एक एक चीज़ हम समझ सकते हैं। तो कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे? देखो, एक तो यहाँ पे हुआ, दूसरा यहाँ पे हुआ, तीसरा यहाँ, 4 बार रिफ्रैक्शन हुआ है, मतलब 4 बार स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, 4 बार स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। और स्नेल्स लॉ लगाने का स्टाइल जो मैं बोलते आया हूँ, जिधर का म्यू उधर का एंगल। एक बार हर तरीके से हर फेज पे स्नेल्स लॉ लगा के देख लो, मेरी बात हमेशा बोलना, जिधर का म्यू उधर का एंगल। अब लगाओ तुम स्नेल्स लॉ, जिधर का म्यू उधर का एंगल। मैं लिखता हूँ, मेरे से मिलाओ। चलो ऊपर देखो, चलो ऊपर से शुरू करते हैं इस पे। हाँ, μ1 sin I इक्वल्स टू, बाहर का लिख दिया, अंदर का म्यू, μ2 sin R1। अब देखो, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल। सुनो, अब दूसरे सरफेस के लिए लिखेंगे। इस सरफेस का डन, टिक लगा दिया, इस सरफेस का डन, टिक लगा दिया। अब इस सरफेस पे आओ, इधर का म्यू इधर का एंगल पहले ही लिख दिया। सोचो, अरे गर्दन ऊपर कर, इधर का म्यू इधर का एंगल पहले लिख दिया। अब इसके नीचे का म्यू नीचे का एंगल, मतलब यहाँ पे क्या लिखूंगा? μ3 sin R2 हो गया। अब तुमने ये लिख दिया, सोचो, लिख दिया। अब देखना इसके लिए अब इस सरफेस की बात हो रही है, तो अरे μ4 नहीं, पहले तो ऊपर का म्यू ऊपर का एंगल, वो तो हम पहले ही लिख चुके हैं। सोचो, अरे इस सरफेस के लिए ऊपर का म्यू ऊपर का एंगल तो पहले लिख दिया, वो बराबर होगा नीचे का म्यू नीचे का एंगल। वो कौन है? μ4 sin R3। अब इस सरफेस का काम हो गया। अब आ जाओ इस सरफेस के लिए, तो ऊपर का म्यू ऊपर का एंगल पहले ही लिख दिया। अब बराबर करो नीचे का म्यू नीचे का एंगल, तो μ5 sin R4 से ये रिलेशन आया है, ये लिखने का स्टाइल है। अब इन सब को देख के तुम क्या समझ सकते हो? इस सब को देख के मैं समझ सकता हूं एक बढ़िया सी बात, ये जो है वही ये है। इसका मतलब जो μ1 sin 1 या sin I लिखा है हमने, तो वो हमारा μ5 sin R4 के इक्वल है, sin R4 के इक्वल है। इसको देख के एक कंक्लूजन निकल रहा है, सोचो क्या, इन दोनों को देख के कंक्लूजन निकालो। μ1 को पहचानो, कौन है? एयर। μ1 तो एयर है और μ5 भी एयर है। सोचो,
देखो ना, बाहर एयर से गया, एयर से निकला, ये दोनों एयर है, यानी कि हमको यहाँ पे μ1 जो है वही μ5 है, और ये दोनों कौन है, एयर। इसका मतलब जो साइन आई है, हाँ, वही साइन R4 है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस एंगल पे एंट्री हुई है I पे, उसी एंगल पे एग्जिट हो गई है R4 पे। यही इसका कंक्लूजन है कि अगर μI और μ5 बराबर हो जाए, मतलब चाहे बीच में जितनी भी नौटंकी हो, अगर इधर का मीडियम और इसके नीचे जहाँ लाइट आई उस समय का मीडियम, और जहाँ से लाइट निकल के वापस जा रही है उस समय का मीडियम, अगर ये दोनों बराबर हो जाता है, तब आने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जाने वाला एंगल, जिसको तुम एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कह सकते हो, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। समझ रहे हो ना क्या? अंदर के एंगल कैसे हो? अंदर की कितनी भी नौटंकी हुई थी, क्या फर्क पड़ा? नहीं पड़ा फर्क। और तो और समझना, ये लाइट और ये लाइट दोनों पैरेलल होंगी। लिख देता हूं पैरेलल, ये पैरेलल और ये पैरेलल। यह है इसकी पूरी कहानी। तरीके से इसको समझा जा सकता है। चलो लिख लेना, फटाफट लिखो, फिर इसको अगला सवाल दूंगा। लिख लिया? चलिए इसको मिटाता हूं। रिफ्रैक्शन में एक ही लॉजिक है, एक जिधर का म्यू उधर का एंगल लिखिए, फिर आगे का म्यू आगे का एंगल लिखिए। रिफ्रैक्शन ऐसे ही चलता है। और जितनी बार बाउंड्री आ जाए सेपरेटिंग टू मीडिया, उतनी बार लेंस लो लगाइए। आइए समझते हैं फिर से। मेरे पास अब 5 तरह का म्यू गिवन है, 5 तरह का म्यू गिवन है। ऐसा, 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 इस स्टाइल में 5 तरह का म्यू मुझे गिवन है। देखिए क्या है डाटा, N1 है, N2 है, N3 है, N4 है और N5 है। N1 मेरा 1 है, N1 म्यू को N1 लिखा है, N1 मेरा 1 है क्वेश्चन में। N2 की बात, साथ साथ डायग्राम बना लो। N2 मेरा √3 है, तो N2 को √3 लिख दिया। क्वेश्चन में N3 मेरा √2 है और N4 मेरा 2 है। N3 मेरा मान लो √2 है और N4 मेरा 2 है, और जो N5 है वो 1.6 है, तो इसको हटा दो। N5 को लिख दो 1.6। पूरी नौटंकी है, आप इसको समझ लीजिए इस तरीके से। अब इसने क्या कहा है, लाइट की एंट्री हो रही है 45 डिग्री पे यहाँ पे, तो लाइट को तुम इंटर कराओ, ये एक नॉर्मल बना दो, लाइट को यहाँ पे इंटर कराओ, और लाइट को तुमने इंटर कराया है 45 डिग्री पे। ये इसकी कहानी है कि लाइट को किसी ने 45 डिग्री पे यहाँ पे इंटर कराया। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, लिखो, एंगल मेड बाय लाइट रे, फाइंड एंगल मेड बाय लाइट रे with normal in the medium of refractive index √2 find angle made by light ray with normal in the medium of refractive index √2। मतलब इस वाले में बात करनी है, √2 वाले में, बाकी से तुमको मतलब नहीं है, तुमको सिर्फ इस वाले में बात करनी है। ये कहा है इसने।
अभी थोड़ी देर पढ़ के आए हैं सारे बराबर होते हैं, अभी थोड़ी देर पढ़ के आए ना सारे बराबर होते हैं, तो लफड़ा ही नहीं है, डायरेक्ट लगा सकते हैं, सिर्फ यहाँ और यहाँ में डायरेक्ट लगा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं सारे बराबर होते हैं, तो तुम डायरेक्ट लगा सकते हो। ऊपर वाले किस किस में लगा सकते हो? डायरेक्ट यहाँ और यहाँ में लगा दो ना, तो डायरेक्ट सोच सकते हैं अपन। अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव करके आए हैं, सारा का सारा इक्वल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले 1 वाले में लगा दो, फिर उसके बाद तुम लगा दो √2 वाले में। भाई देखो कैसे लगाओगे, डायरेक्ट लगाया, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट यूज़ किया। अभी हम ड्राइव करके आए हैं सब डायरेक्ट, तो मैं बोलूँगा इसका म्यू और इसका एंगल बराबर इसका म्यू और इसका एंगल, जो मुझे पता ही नहीं है वही तो पूछा है। और 1 तो ठीक है, sin 45 1/√2, और ये आ गया मेरा √2, ये आ गया मेरा sin r। तो बताओ sin r कितना? sin r हो गया 1/2, मतलब r बोले तो 30, यानी कि मेरा r इसमें 30 आएगा। डायरेक्ट सोचा जा सकता है, इसलिए तो डेरिवेशन कराया था। तो डायरेक्ट सोच सकते हो, जब स्लैब्स पैरेलल रहें तो हमने देखा था इधर 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 जितना कुछ म्यू निकल के आया था वो सब का सब इक्वल हुआ था। तो डायरेक्ट इसमें सोचने में कोई बुराई नहीं है। चलो एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं। मिटाऊं क्या? अब देखो, एक्चुअली में जब लाइट की बात हो रही होती है तो ऐसा कभी नहीं होता कि लाइट में सिर्फ एक फिनोमेना हो। लाइट के अंदर हमेशा 9 फिनोमेना एक साथ होते हैं। 9 फिनोमेना, RRR डेड IPS से उसको याद करते हो। R से रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, फिर एक और R आएगा उससे रिफ्लेक्शन, एक और R आएगा उससे रिफ्रैक्शन, उसके बाद एक D से आएगा डिस्पर्सन, फिर I से आएगा हमारे पास इंटरफेरेंस, P से आएगा पोलराइजेशन, S से आएगा स्कैटरिंग। ठीक है, एक A आएगा उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, एक D आएगा उसको बोलेंगे डिफ्रैक्शन। याद कैसे रखोगे तुमको बता दूं, याद ऐसे रख लेना। लाइट में 9 फिनोमेना होते हैं, इसको ऐसे याद रखते हैं, RRR डेड IPS, RRR डेड IPS। इस R को बोलोगे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, इस R को बोलोगे रिफ्लेक्शन, ये वाला R हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्शन, ये D हो जाएगा डिस्पर्सन, A हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, D हो जाएगा हमारा डिफ्रैक्शन, और ये इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग। याद रहेगा? हाँ नहीं कर लेने का इसको, ये फिनोमेना है। लाइट में एक साथ 9 चीजें होती हैं। लाइट के साथ तुम इतना कुछ तो कर सकते हो, लेकिन लाइट को कभी रोक नहीं सकते। लाइट को कभी रोका नहीं जा सकता, तभी तो कहते हैं रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। बाद में पढ़ेंगे जब मॉडर्न फिजिक्स आता है, फोटोन पढ़ेंगे लाइट में। अभी तो लाइट का हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लाइट का रे पढ़ रहे हैं, रे नेचर पढ़ रहे हैं। कुछ टाइम के बाद इसमें से जैसे ही तुम इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन वाला टर्म आ जाएगा, उस समय तुम लाइट का वेव नेचर पढ़ रहे होते हो। अभी तुम लाइट का कौन सा नेचर पढ़ रहे हो, पार्टिकल वाला। अभी उसके बाद वेव नेचर पढ़ोगे, उसके बाद आता है क्वांटम फिजिक्स, जिसमें लाइट का हम क्वांटम नेचर पढ़ते हैं। उसमें लाइट को एज ए फोटोन ट्रीट करा जाता है। समझ रहे हो बात? तो वहाँ पे बताया जाता है लाइट के रेस्ट मास के बारे में। अभी फिलहाल हमको इसको याद रखना है, RRR डेड IPS, इतनी चीज़ें। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में इन सब को पढ़ना है, सबसे सवाल आते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाला नेचर, रिफ्रैक्शन। ठीक है, मिटाओ इसको। 9 पढ़ना है टोटल, 9 पढ़ना है, 9 पढ़ना है। पहले तो कल मैं इसका नाम पूछूंगा कि भाई क्या क्या पढ़ना है, तो बताओ पहले मेरे को। लाइट के फिनोमेना ऑफ लाइट। ठीक है, अब चलो आगे की बात करता हूँ। मैं एक सवाल देता हूँ तुमको। कह रहा है लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री, लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री such that angle between reflected and refracted ray is 90 degree. Angle between reflected and refracted ray is 90 degree. Find refractive index. Find refractive index of medium.
ये मैंने लिया हुआ है एयर, नीचे रखा हुआ है मीडियम, और लाइट की एंट्री तुमने कराई है ऐसे, और ये रहा तुम्हारा नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो जब लाइट आए तो मैंने कहा था इसमें तो 9 फेनोमेना होते हैं, तो भाई 2 हो गया तो क्या दिक्कत है। लाइट आई, उसमें से कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया, चलो ये रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो गया, ये नीचे वाला रिफ्रैक्ट हो गया। तो कह रहा है कि जो ये मैंने कहा क्वेश्चन में कि ये हुआ है रिफ्लेक्ट, और ये जो नीचे आया है ये हुआ है रिफ्रैक्ट, और इनके बीच का जो एंगल है ये आया है 90 डिग्री। तो तुमसे पूछा कि तुम बताओ ये जो मटेरियल है, ये जो मीडियम है, इसका म्यू क्या होगा, ये आप बताइए कि म्यू कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। और लाइट को आई यहाँ से एंट्री कराई, और लाइट को एंट्री कितने पे कराई है, 60 पे, मतलब ये जो एंगल दिया हुआ है दिस वन इज 60 डिग्री। बहुत आसान है, फटाक से बताओ तुम तो। सबसे पहले स्नेल्स लॉ सोचूंगा, जिधर का म्यू उधर का एंगल, तो ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। आर से मैंने बोला रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि एक 60 पे लाइट आई तो 60 पे ही जाना पड़ेगा। तो अगर तुम देखो पूरा का पूरा देखो, सुनो सुनो सुनो, इस लाइन पे ध्यान दो भाई, इस लाइन पे ध्यान दो। तो क्या 60 + 90 + R जोड़ के 180 होना चाहिए था क्या? सोच के देखो, लीनियर पेयर। नॉर्मल को सोच देखो, नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल। तो इस नॉर्मल पे जो लीनियर पेयर बन रहा है 60, 90 और R जोड़ के 180, तो बताओ R को कितना होना पड़ेगा, तो 30 डिग्री। अब बस R जैसी पता चला तो बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, तो म्यू एयर और साथ में sin 60 इक्वल्स टू, हाँ तो ये अंदर का म्यू कुछ है मुझे पता नहीं, म्यू मीडियम, और उसके बाद से यहाँ पे sin 30, म्यू एयर 1 होता है, sin 60 की जगह पे क्या लिखूंगा, √3/2 इक्वल्स टू म्यू मीडियम मान लिया म्यू है, और sin 30 के जगह पे 1/2, 2 से 2 निकल लिए, बताओ म्यू कितना, म्यू हमारा √3 आ गया, म्यू आ गया √3। इस तरीके से सोचा जा सकता है। बाद में जब तुमको पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा तब फिर से इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो ये है यहाँ पे कहानी, और इस तरीके से किया जा सकता है रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन में हमने बहुत तरह के क्वेश्चन कर लिए। अब इसमें से अब स्लैब वगैरह को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके बारे में कल बात करेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही, मौज कीजिए।